हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो लगभग एक हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे। आई थिंक आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था मेरी टीम की तरफ से कि मैं बिहार जाने वाला था। मैं क्या, मेरी टीम ही पूरी बिहार गई थी। ठीक। तो उस चक्कर में मैंने आपसे कहा था एक हफ्ते तक आपकी क्लास नहीं होगी, देन उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। कल रक्षाबंधन है, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन ये निकलने दो, इसके बाद मैं आपकी जो क्लास है, इनकी क्लास आपकी ज्यादा करा दूंगा। और जो भी आपका सिलेबस अब बचा हुआ है, तो रेगुलर क्लास करवा के इस सिलेबस को मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, जो अभी आपकी क्लास हुई आज, तो अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं, अगर आपकी क्लास की बात करूं तो 25% तक अब आपका बस कोर्स बचता है। इसको मैं अब थोड़ा सा रेगुलर करवा दूंगा क्लास को। ये अल्टरनेट के अंदर जो चल रही है, इसको थोड़ा कम करके रेगुलर क्लास करवा दूंगा, ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो भी, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं रहता, जब तक आपका कोर्स रहेगा। ठीक है, ये तो मेरा रहता ही है, मैं कभी हटाता भी नहीं हूं इसको। उसके अलावा अगर कुछ नई चीज आई, कुछ मान लीजिए कुछ नया कंसेप्ट आया, कुछ सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत हुआ जो कि होने का नहीं है, तो आपको जो ये आपने कोर्स ले रखा है, इसी कोर्स के अंदर वो आपको चेंज मिलेगा। ठीक है। यानी आपको दोबारा से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी ट्रिपल एस बी का जो आपका ही पीआरटी का चल रहा है, जो मेरे वाला चल रहा है। ठीक है। तो उसके अंदर दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपका कोर्स रहेगा, कोई नई चीज आएगी तो नई चीज आपके कोर्स में इंक्लूड करा दी जाएगी। बाकी रक्षाबंधन के बाद मैं आपकी क्लास रेगुलर कर दूंगा, ताकि आपके 25% जो आपका कोर्स बचता है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। चलिए, अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ आपकी मेन क्लास की। ठीक। ठीक है भाई। गुड इवनिंग भाई सभी को। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है। आप लोग सब आ गए तो चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी चल रही है, और सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर आज हमारी होने वाली है सोशल साइंस की पेडागोजी। ठीक है। आज हमारी होने वाली सोशल साइंस की पेडागोजी। बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी है। अलग अलग आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है। मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है। ठीक है। तो लैंग्वेज ऑलरेडी जैसे मैं आपको करा चुका हूं, तो ये सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत लंबी आपकी चलती है। ठीक है। तो अभी और बचती है आपकी सब्जेक्ट। मैंने कहा मैं इसको आपकी जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी सोशल साइंस पेडागोजी के बारे में। इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बारे में क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है जी। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक। पीआरटी एग्जाम कब तक होने का आइडिया है? अभी तो वैकेंसी निकल जाए भाई। वैकेंसी देखिए, अभी आपकी टीजीटी पीजीटी आने वाली, देन उसके बाद आपकी पीआरटी आएगी, जहां तक है सितंबर के साथ लास्ट वास्ट में उम्मीद है। एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, एक अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि जो प्रोसेस चल रहा है। तो एग्जाम तो आपका अगले साल ही होगा इसका। ठीक है, जो आपका पीआरटी वाला एग्जाम है। ठीक। चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूं। अब शुरुआत करते हैं आपके सोशल साइंस से। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आपके सोशल साइंस से, आपकी शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि आपके सामाजिक विज्ञान से आपकी शुरुआत कर लेते हैं। सोशल साइंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है? समाज का विज्ञान, यही तो इसका मतलब होता है। सामाजिक विज्ञान का क्या मतलब होता है? समाज का विज्ञान। ठीक है। क्या होता है? ये बेसिकली होता है समाज का आपका विज्ञान। समाज के विज्ञान के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? समाज के बारे में पढ़ते हैं। जो भी हमारे समाज के अंदर चीजें है, चाहे व्यक्ति हो, स्थान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, XYZ कुछ भी हो, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है इसका मानव संबंधों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगर मैं लिखूं एक लाइन, तो आप लिख सकते हो कि जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं, यानी कि जो आपके मानव संबंध होते हैं, तो मानव संबंध का अध्ययन या उसकी स्टडी इसके अंदर आपकी की जाती है। किसके अंदर की जाती है? आपके सोशल साइंस के अंदर आपकी इसकी स्टडी की जाती है। इसके अंदर आप लोग क्या क्या स्टडी करते हो? इसके अंदर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है। किसी स्थान के बारे में आप लोग जानते हो। किसी आप लोग संगठन के बारे में आप लोग जानते हो। इसके माध्यम से आप लोग प्रथाओं के बारे में आप लोग जानते हो। ठीक है। इन सभी की मतलब जितनी भी चीजें रहती है जो आपके समाज से, मानव संबंधों से जुड़ी चीजें रहती है, इसके बारे में आप लोग यहां पर जानते हो। ठीक है। इसलिए कहा जाता है मानव संबंधों का अध्ययन कहा जाता है। ह्यूमन जो आपके रिलेशन होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, आपके सोशल साइंस के अंदर की जाती है। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो, सोशल साइंस की जो आपकी बात है, वो लगभग आपके सभी डॉक्यूमेंट ने की हुई है। चाहे मैं मुदालियर आयोग की बात करूं, शिक्षा आयोग की बात करूं, प्राथमिक और माध्यमिक आयोग की बात करूं, एनसीएफ 2005 की बात करूं। अगर मैं बात करूं आपके एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इसकी बात करूं, ठीक है, तो आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने जो एनसीएफ 2005 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, पूरा उसमें डिटेल में बताया था। तो उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड जो जो बातें कही हुई थी, वो लगभग मोटी मोटी बातें उसके अंदर मैंने आपको बता दी थी। ठीक है।
हालांकि वो आपका बेसिक लेवल था एनसीएफ 2005 में जो मैंने सोशल साइंस के अंदर बताई थी, बट अगर आपको इसकी डिटेल में पेडागोजी को पढ़ना है तो अब हम लोग इसकी डिटेल में पेडागोजी को पढ़ेंगे, क्योंकि डी ट्रिपल एस के अंदर डिटेल में पेडागोजी आती है। ठीक है, वो तो एनसीएफ 2005 के अंदर, मतलब एनसीएफ पूरा मेन मैंने आपको बता दिया, बट सब्जेक्ट पेडागोजी उसके अंदर आपकी बेसिक रहती है, मतलब सीटेट वगैरह के एग्जाम के लिए काफी रहती है। बट यहां पर हम लोग डिटेल में पेडागोजी पढ़ रहे हैं, चाहे लैंग्वेज हो, अभी तक ईवीएस पढ़ा हो, या जो हम सोशल साइंस पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ने जो जो बातें कही थी वो मोटी मोटी बात आपको सभी को पता ही है इसके अंदर। उसके अलावा एक बात ये देखने वाली बात है, देखो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि जो सोशल साइंस होता है, तो सोशल साइंस को प्राइमरी क्लास में यानी प्राथमिक कक्षाओं में तो इसको नहीं पढ़ाया जाता। अगर मैं इसकी बात करूं प्राइमरी क्लास की, तो प्राइमरी क्लास के अंदर तो आपका सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जाता। प्राइमरी क्लास में जो आपका सोशल साइंस है इसको कैसे पढ़ाया जाता है, जो आपका ईवीएस का सब्जेक्ट होता है उसके साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, प्राइमरी क्लास में थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जो आपकी ईवीएस होती है उसके अंदर सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, पेडागोजिकल अप्रोच होती है, ईवीएस होता है। तो सभी सब्जेक्ट बच्चों को इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको ईवीएस की क्लास में बताया हुआ है। तो प्राइमरी क्लास के अंदर आपका सोशल साइंस नहीं होता। क्या नहीं होता प्राइमरी क्लास के अंदर? प्राइमरी क्लास के अंदर आपका सोशल साइंस नहीं होता। जबकि सोशल साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है इंटीग्रेट करके, यानी कि एकीकृत करके इसको पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? इसको पढ़ाया जाता है आपका इंटीग्रेट करके, यानी कि एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। किसके साथ पढ़ाया जाता है? ईवीएस के साथ इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ईवीएस के साथ इसको पढ़ाया जाता है प्राइमरी क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी प्राथमिक कक्षाओं की अगर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं माध्यमिक कक्षाओं की, ठीक है, अगर मैं आपके सामने बात करूं माध्यमिक कक्षाओं की, तो माध्यमिक कक्षाओं में जाने पर, ठीक है, माध्यमिक अगर मैं कक्षा की बात करूं तो माध्यमिक कक्षा में इसको पढ़ा जाता है, स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाता है, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, या कह सकते हो स्वैच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे पढ़ाया जाता है? स्वतंत्र रूप से इसको पढ़ाया जाता है, ना कि इंटीग्रेट करके यहां पर इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। आप बेसिकली जो सोशल साइंस का जो आपका कंसेप्ट है, इसकी जो पेडागोजी की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका मुदालिर आयोग का। अभी आपके आयोग जितने भी हैं उनके ऊपर आपकी वीडियो आने वाली है, उनकी एक एक करके मैं आपको वीडियो दूंगा। तो इसमें सबसे बेसिकली रोल आपका जाता है मुदालिर आयोग का, जिसने सोशल साइंस को माध्यमिक क्लास में एक स्वतंत्र रूप में पढ़ाने की बात करी। ठीक है, मुदालियर आयोग। अभी इस आयोग के बारे में मत पढ़िए, क्योंकि आपकी पेडागोजी चल रही है। जब आपके आयोग आएंगे जितने भी, तब मैं इसके अंदर आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद 1915 16 17 के आसपास में ये डेट रही थी जब इसको सोशल साइंस को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने की बात यहां पर कही थी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूंगा, बट मोटा मोटा 15 16 या 17 यही इन्हीं के आसपास मोटी डेट है। इतनी डिटेल में नहीं आएगा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में। तो मुदालिर आयोग ने इसकी बात करी थी और कहा था कि भाई सोशल साइंस को भी एक इंटीग्रेट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? इसको भी आप एकीकृत सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। ठीक है, कैसे पढ़ाइए? एकीकृत सब्जेक्ट, यानी कि एकीकृत विषय के रूप में आप लोग पढ़ाइए। अब देखो एकीकृत विषय के रूप में कैसे पढ़ाना है। अब जो आप लोग सोशल साइंस पढ़ते हो, या आप लोगों ने जिनका बीएड रहा होगा, जिन्होंने सोशल स्टडीज लिया होगा, तो आप लोग देखते हो इसी के अंदर आपकी हिस्ट्री होती है, इसी के अंदर आपकी ज्योग्राफी होती है, इसी के अंदर आपकी सिविक्स होती है, XYZ सारी चीजें इसी के अंदर होती है। तो इसलिए कहा कि इसको इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके पढ़ाइए। आप लोग कैसा पढ़िए? इसको एकीकृत करके पढ़ाइए। चाहे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की बात करूं, चाहे आपके जियो की बात करूं, चाहे आपके सिविक्स वगैरह कुछ भी अगर मैं बात करता हूं, तो इसको इंटीग्रेट करके, यानी कि एकीकृत करके पढ़ाने की बात करता है आपका। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के बारे में जो ये बातें कहता है। अच्छा देखिए, कंसेप्ट यहां पर ये आ जाता है कि सोशल साइंस को इंटीग्रेट अप्रोच के माध्यम से पढ़ाया जाता है, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। अब यहां पर तो सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, आपका एकीकृत करके पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जो वीडियो देख रहे हो, अगर मैं कहूं कि जो आपका सोशल साइंस है, अगर वो उसको एक स्पेशलाइज आपका नॉलेज माना जाए, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज वाला माना जाए, क्या वो सही रहेगा, या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला सही रहेगा? मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, यहीं पर कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं बात करता हूं सोशल साइंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? सोशल साइंस की बात करता हूं। तो मैंने अगर कहा कि अगर मैं इसको एक स्पेशल नॉलेज के रूप में मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको मानूं एक स्पेशलाइज नॉलेज के रूप में मानूं, ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। या फिर आपको मैं कहूं कि आपका इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी
नॉलेज के रूप में मानूं, ठीक है, तो कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा? ठीक है, बताओ कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अब थोड़ा सा उसको समझो तो आपको थोड़ी सी चीज और क्लियर हो जाएगी। स्पेशलाइज नॉलेज के अंदर बात है, आपको इसको वर्ड से पता चल रहा है, स्पेशल नॉलेज पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बीमार हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी को हम बीमार कर देते हैं, ठीक है, हालांकि मेरी तबीयत कुछ खुद ऐसी लग रही है कि बीमार होने वाली, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी बीमार होता है, ठीक है, और बीमारी में मान लीजिए उसको बीमारी लग गई, दिल से जुड़ी बीमारी लग गई, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी लग गई, ठीक है, दिल से जुड़ी हुई इसको बीमारी लग गई। तो दिल से जुड़ी बीमारी, वो वाले दिल से जुड़ी बीमारी नहीं, ठीक है, जो इधर उधर की जो आप लोग सोच रहे हो वो वाली नहीं, ठीक है, रोमियो जूलियट वाली, दिल की जो एक एक्चुअली में भी होती है जो आपकी, ठीक है, तो दिल से संबंधित जो भी अगर मान लीजिए किसी को बीमारी लग जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। किसके पास जाना पड़ता है? उसके लिए जाना पड़ता है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोगों को दिल की कोई प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, दिल सही प्रकार से काम नहीं कर रहा आपका, और आप चले गए किसी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास, या आप चले गए किसी ईएनटी वाले डॉक्टर के पास, ठीक है, तो क्या वो आपके दिल को सही प्रकार से चेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा वो सभी प्रकार से चेक, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको जो भी चीज बीमारी हो, जो भी पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपको नॉलेज लेनी हो, मान लीजिए ज्योग्राफी से लेनी हो, हिस्ट्री से लेनी हो, कुछ भी लेनी हो, तो आपको पर्टिकुलर उसी के स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अगर मैं बात करता हूं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर होता है, मान लीजिए आपको कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना है, या कोई भी सब्जेक्ट खुद भी उसको पढ़ना है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर आपको अगर आपको कोई नॉलेज नहीं मिली तो आप दूसरे एस्पेक्ट भी उसके अंदर आपने शामिल कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, मान लीजिए आपको किसी जनजाति के बारे में पता करना है, ठीक है, आपको किसी जनजाति के बारे में पता करना है, तो जनजाति के बारे में आप लोग क्या पता करोगे? कोई भी जनजाति ले लीजिए, ठीक है, XYZ, कोई भी, इतनी सारी जनजाति देश के अंदर है, तो जनजाति का स्थान कहां पर है, कहां पर वो जनजाति है, उसके जो लोग हैं उनके बारे में आप लोग बातचीत करोगे, उनका जो खान पान है उसके बारे में आप लोग बातचीत करोगे, ठीक है, उसका जो आपका इतिहास है इसके बारे में आप लोग यहां पर चीजें देखोगे। तो यहां पर आप एक एस्पेक्ट के बारे में नहीं समझ रहे कि अगर कोई जनजाति आ गई तो जनजाति कैसी दिखती है, बस, तो आप हो जाएगी स्पेशलाइज नॉलेज उसके अंदर हो जाएगी। लेकिन अगर उससे संबंधित कई चीजों की आप हेल्प ले रहे हो, कई एस्पेक्ट की हेल्प ले रहे हो, उसके बारे में कई चीजों से जान पा रहे हो, तो आपका ये हो जाएगा इंटरडिसिप्लिनरी आपकी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज थोड़ी आपकी इसके अंदर बेटर हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा था कि जो आपकी ये एकीकृत विषय है यानी इंटीग्रेट अप्रोच होता है, ये बेसिकली आपका इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर ही आता है, जो मैंने यूएस के अंदर आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। यानी यहां पर सभी सब्जेक्ट को, सभी तथ्यों को बेसिकली एक साथ इंटीग्रेट करके यहां पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग यहां पर समझ गए। अब देखिए यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई होगी। अब यहां पर उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट पर आपके बढ़ जाता हूं, जो आपके कुछ पॉइंट यहां पर दिए हुए। सबसे पहले दिया हुआ है नेचर ऑफ सोशल साइंस, जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसके नेचर की बात हम लोग यहां पर करते हैं। मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है, आपके कमेंट भी नहीं दिख रहे, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई। और देखो यार बीएड बीटीसी का इसके ऊपर रोज रोज डिस्कशन सही नहीं रहेगा, ठीक है। जितनी भी चीजें वो सब आ गई है, अभी रोज कोई ना कोई दिन आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट कुछ कह रही है, कभी कोर्ट के अंदर कुछ हो रहा है, तो अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है इसके बारे में कि मतलब क्या चीजें चल रही है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसके बारे में समझ गए? हाँ, चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके नेचर यानी सोशल साइंस की प्रकृति के बारे में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहले ही आपके सामने दिया हुआ है साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी जो आपका समाज रहता है उसी का विज्ञान होता है आपका सोशल साइंस रहता है। समाज के अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया क्या चीजें रहती है, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्रथाएं हो गई आपकी, ठीक है। उसके अलावा जो मानव संबंध होते हैं, ठीक है, तो इन सभी की किसके अंदर बात की जाती है? इन सभी की बात की जाती है आपके समाज के विज्ञान के अंदर बात की जाती है, सामाजिक विज्ञान के अंदर आप लोग पढ़ते हो। आज की वीडियो सिर्फ सोशल साइंस की नेचर, विशेषता और इसके संसाधनों के ऊपर होने वाली है। उसके बाद इसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री क्या कहता है, फिर आपका ज्योग्राफी क्या कहता है, मतलब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पैडागोजी है, DSSP के अंदर डिटेल में थोड़ी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसा है, ठीक है, और किस प्रकार से इंटीग्रेट करके है, जो आपके मुदालिर आयोग की तरफ से आया, ठीक है। 1916 आई थिंक 1916 में है, जहां तक मैं ठीक हूं, ठीक है। अगर बात करें आपके ह्यूमन वेलफेयर
यानी मानव कल्याण से संबंधित है। देखिए मानव कल्याण से संबंधित कैसे है, मानव के स्वास्थ्य की इसके अंदर बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, मानव के स्वास्थ्य यानी हेल्थ की बात की जाती है। या कह सकते हो जो आपकी मृत्यु दर है, तो मृत्यु दर में कमी की बात करता है। ठीक है, मृत्यु दर में कमी की बात करता है। उसके अलावा उनको नए नए संसाधन देने की बात करता है। कौन बात करता है, नए नए संसाधन देने की बात करता है। ठीक है, तो मानव कल्याण से संबंधित इसका नेचर होता है, सोशल साइंस का होता है। तभी तो आप लोग सारी चीजें पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, या पॉलिटी वगैरह सब पढ़ते हो। ठीक है, उसके अलावा आपका डायनेमिक सब्जेक्ट है, यानी गतिशील विषय है, यानी जो चेंज होता रहता है। अब देखिए आए दिन कुछ ना कुछ आविष्कार होते रहते हैं। क्या होते हैं, आए दिन आपके कुछ ना कुछ आविष्कार होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे चंद्रयान 3 आया। ठीक है, अगर मैं लिख दूं चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं, कोई भी आविष्कार होता है, चंद्रयान 3 आया, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर आया, XYZ कोई भी चीज आ गई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, जिसका प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर पड़ता है। तो आज हम ये नहीं कह सकते अगर आज ये वाली टेक्नोलॉजी है तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी आगे तक भी यही चलने वाली है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, और टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो जो हमारा जो आसपास का वातावरण है, मानव समाज है, ठीक है, वो भी फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, किसी ने कल्पना थोड़ी करी थी कि आप लोग अपने घर में ऐसे बैठकर ऑनलाइन वीडियो पढ़ लोगे नहीं करी थी ना, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या हो जाए। तो इसलिए इसका डायनेमिक सब्जेक्ट यानी कि गतिशील विषय माना गया, यानी जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम पर आपका। ठीक है, और दूसरी बात, इसको साइंस और आर्ट ये दोनों प्रकार का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ये आपका सिर्फ साइंस नहीं है, साइंस के साथ साथ आपका आर्ट भी सब्जेक्ट इसको माना गया है। साइंस की तो चीजें आप लोग इसके अंदर पढ़ते ही हो, बट उसके अलावा कलात्मक चीजें, कला से जुड़ी चीजें भी आप लोग इसके अंदर पढ़ते हो। तो आपके साइंस और आर्ट दोनों प्रकार के सब्जेक्ट को माना गया है आपके सोशल साइंस को। ये इसका नेचर होता है, मतलब इसके अंदर हम सिर्फ साइंस नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अंदर आपका आर्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपकी सोशल साइंस के नेचर की बात थी जो मैंने यहां पर आपको बताई। अब जरा इसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, उद्देश्य के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में उद्देश्य से भी आया था, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिवाई की जो बच्चे होते हैं, लर्नर होते हैं, उनको उनके भौगोलिक, सामाजिक और सामाजिक वातावरण से उनको इंट्रोड्यूस यानी कि उनको परिचित कराना, यही बात तो हम लोग पढ़ाते हैं सोशल साइंस के अंदर, जो आप आपके बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है, कि जो भी उसके आसपास में एनवायरमेंट है या जो भी हमारा इतिहास रहा है उसके बारे में हम बच्चों को बताएं, अवेयरनेस फैलाए बच्चों के बीच में। ठीक है, हर चीज के बारे में बता के, तभी तो आप लोग देखते हो हिस्ट्री भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ज्योग्राफी भी हो जाती है, पॉलिटी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, ताकि इन सभी चीजों की नॉलेज हम बच्चों को दे सके। अगर हमने खाली एक चीज की नॉलेज दे दी, हिस्ट्री की दे दी, तो बाकी की डिमांड को कौन फुलफिल करेगा, नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, तो इनसे बच्चों को परिचित कराइए ताकि बच्चा आगे जाकर एक सक्षम नागरिक बन सके, देश का जिम्मेदार नागरिक बन सके और अपने भविष्य को संवार सके। ठीक है, अगला है लर्नर में सामाजिक, तुलनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी के ज्ञान का विकास करना। अब देखिए आप लोग सोशल साइंस के अंदर, मान लीजिए आप लोगों ने कभी सीटेट का जब एग्जाम दिया होगा, ठीक है, भूली भटकी याद होगी, तो आप लोग उसके अंदर खूब पढ़ते हो। ठीक है, उसके अंदर आप लोग पढ़ते हो भेदभाव के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, भेदभाव के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, या रंग के आधार पर भेदभाव के बारे में पढ़ते हो, नस्लों के आधार पर भेदभाव के बारे में पढ़ते हो, लिंग के आधार पर जो भेदभाव के बारे में पढ़ते हो। अब ये जो भेदभाव होते हैं, तो इस भेदभाव को मतलब खत्म करने के लिए सोशल साइंस की यहाँ पर चीजें कराई जाती है। आप लोगों ने खूब पढ़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले बताओ मुझे, जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के जो आश्रित राष्ट्रपति, उनके जरा नाम बताना। ठीक है, तो कितना बड़ा भेदभाव हुआ था, उस चीज को तोड़कर, उनके साथ जो हुआ था उस चीज को तोड़कर, और इतने बड़े मतलब वो इतिहास के पन्नों में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि भेदभाव की जो प्रथा है इसको तोड़ा जा सके। जो आप लोग पढ़ते रहते हो ना सीडीपी के अंदर, जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ते हो, जेंडर बाइस पढ़ते हो, इसको यहां पर खत्म किया जा सके, तभी हम इसके अंदर सारी चीज पढ़ाते हैं। ठीक है, कमेंट चेंज हो गए, यानी नाम बता रहे हो, कुछ नाम नहीं आया अभी तक भाई आपका। ठीक है, अच्छा, ठीक है यार स्टेट, चलो भाई बताएंगे। और सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में, अब देखा हमने बच्चों को सब चीज पढ़ा दी, ठीक है, लेकिन बच्चा जिम्मेदार ही नहीं बना। हमने बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बता दिया, और बच्चा क्या काम कर रहा है, बड़ा होके उसी पेड़ को काट रहा है, नहीं इसको काटूंगा, ठीक है, ज्यादा बेकार लग रहा है पेड़, तो उसकी जिम्मेदारी को कौन बताएगा, उसकी जिम्मेदारी को हम लोग बताएंगे ना। किसके माध्यम से पढ़ाएंगे, सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ाएंगे, कि देखो पेड़ है, ठीक है, और पेड़ कितनी कीमती होती है, XYZ, ये सब चीजें हम उसको यहाँ पर बताएंगे, उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। बच्चों के बीच में आपका डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के गुणों का भी आपको विकसित करेंगे।
ये वाली बात आपकी इसमें होती है। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक आपका पर्टिकुलर 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, ठीक है, कि हमारा देश जो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो प्रजातांत्रिक हमारा देश है, जहां पर सभी लोगों के लिए समान अवसर है, सभी समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसकी विशेषता के बारे में हम बच्चों को बताएंगे, ठीक है, ताकि जो भेदभाव होता है या किसी प्रकार का स्टीरियोटाइप बना रहता है, एटलीस्ट बच्चा उसको ना कर पाए, सभी को सम्मान दे, सभी धर्मों को सम्मान दे, जातियों को सम्मान दे, भाषाओं को सभी को सम्मान दे, और इस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक वे में बच्चों को हम चीजें सिखा सके। ये गुण विकसित करने हैं हमको बच्चे में सोशल साइंस के माध्यम से, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों के बीच में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना एवं अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना चाहिए। अब मान लीजिए हम बच्चों को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटी में मान लीजिए पढ़ाता आप लोग पहुंच गए 26 जनवरी 15 अगस्त पर पहुंच गए, वहीं से बच्चों को आप हिस्ट्री की तरफ को लेकर चले गए, ठीक है, या वहीं से बच्चे ने आपने बच्चों को कुछ ज्योग्राफिकल कुछ ऐसी चीजें बता दी जो हमारे देश से संबंधित है, तो हम फिर बच्चों को बताएंगे कि देखो ये हमारा देश है, कितना मतलब महान देश है, और मतलब इसके अंदर कितनी कितनी चीजें होती है, कि इस देश ने हमें क्या क्या चीजें दी है। तो इस प्रकार की भावना हमें बच्चों के अंदर विकसित करानी पड़ेगी, ताकि बच्चा जान पाए कि जो देश ने हमें संसाधन दिए, जो देश ने हमें सुविधा दी है, अब हम उसको वापस देश को कैसे लौटा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों की सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में सहयोग करने में सहायता करना, या कह सकते हो एक दूसरे पर निर्भरता, क्या कह सकते हो, एक दूसरे पर निर्भरता की बात करता है। किसकी बात करता है, एक दूसरे पर निर्भरता की बात करता है। देखिए मान लीजिए कोई सामाजिक हो आर्थिक हो, ठीक है, अगर उनकी संस्थाओं में सहयोग कराया जाता है, मान लीजिए आपने देखा होगा आज की डेट के अंदर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनके लिए कुछ संस्थाएं आती है, एनजीओ वगैरह आते हैं, कुछ सामाजिक रूप से लोग बाग भी आते हैं कि चलो यार मैं कुछ फंड दे दूंगा, कुछ अपनी तरफ से पैसे दे दिया करूंगा ताकि मैं बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकूं। ऐसे लोग आते हैं, सामाजिक तौर पर भी आते हैं और आर्थिक तौर पर भी आते हैं। तो क्या रहते हैं, वो जो संस्थाएं रहती है सहयोग करने में सहायता करती है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कोलैबोरेटिव या जो आप लोग कोऑपरेटिव दोनों प्रकार की लर्निंग पढ़ते हो, तो इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखता है, सहयोगात्मक तरीके से सीखता है, और एक दूसरे पर निर्भर भी रहता है। जैसे संसाधनों के लिए आपका किसी एनजीओ वगैरह जो आते हैं, तो उनके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। अगला है बच्चों को वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सामाजिक मुद्दों एवं चुनौतियों को हल करने के लिए प्रशिक्षित करना। अब देखा हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, अब ये मत कहना सर बीएड वाला आ गया, ठीक है, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन जो करंट में हमारे मुद्दे आने वाले, ठीक है, आइए, अच्छा ठीक है, लेके आ जाए इसे, ठीक है। तो अगर जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे वर्तमान से जुड़े हो या चाहे हमारे वो भविष्य से जुड़े हो, तो कुछ ना कुछ मुद्दे आने वाले हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, पीने का पानी बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। अब पानी की समस्या हमारे सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, तो ऐसे मुद्दों से कैसे टैकल करना है, किस प्रकार से चीजें सेव करनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ईवीएस के अंदर आपको 4R बताए थे, ठीक है, तो वहां पर इस चीजों के बच्चे को इसके बारे में बताना है, उसको ट्रेन करना है, ताकि बच्चा इन चीजों को भलीभांति समझ कर और फिर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर पाए सभी चीजों का। अगला है विद्यार्थियों का नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, और उसके अलावा आपका स्वयंगात्मक गुण और संबंधों की जो आपकी जानकारी उसको विकसित करना। अब देखिए नैतिक मूल्य इसके अंदर कैसे बच्चों का विकसित आप लोग कर सकते हो, सोशल साइंस के माध्यम से आप लोग कैसे कर सकते हो नैतिक मूल्यों का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक ये वाला भी था आपका, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है। अब नैतिक मूल्यों का विकास आप लोग कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो हिस्ट्री के अंदर आप लोग देख सकते हो कि भाई मतलब कैसे कैसे अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज करा, शासन करा, उसके बावजूद भी हमारे देश वालों ने जब हम आजाद हो गए तो हमने किसी देश के ऊपर कभी भी कोई अटैक नहीं करा, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, हमने कभी नहीं सोचा कि हम इस चीज को कैप्चर कर ले। जैसा आपकी चीन की नीति है ना कि मतलब अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा, बट हमारे देश ने कभी ऐसे नहीं सोचा। तो हमारे देश का तो सिंपल पॉलिसी है कि अगर कोई हम किसी को आंख नहीं दिखाएंगे, कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसको फोड़ देंगे तो नैतिक मूल्यों का विकास करना बच्चे के अंदर जरूरी है कि भाई हमें किसी के और दूसरे के ऊपर कब्जा नहीं करना है, किसी दूसरे को परेशान नहीं करना है। ये सब हम लोग सोशल साइंस के माध्यम से पढ़ा सकते हो कि देखो हमारे देश पर करा था अंग्रेजों ने, कितना बुरा कर देता हमारे देश के साथ में। उसके अलावा सामाजिक मूल्य, जो समाज के मूल्य रहते हैं,
कि देखो अच्छे काम करनी चाहिए, ठीक है। ये जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कुप्रथाएं रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपकी दहेज प्रथा ले ली एक मैंने, ठीक है। जो मैंने ले लिया आपकी दहेज प्रथा ले ली, ठीक है। तो इस दहेज प्रथा को यहाँ पर कैसे खत्म किया जा सकता है, जो बच्चे के स्वयंगात्मक गुण है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो इन सभी चीज की जानकारी हमको बच्चों को यहाँ पर देनी जरूरी है। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है। दहेज प्रथा देखो बहुत बहुत ही ज्यादा गलत होती है, ठीक है। बहुत मतलब मैं कह सकता हूं कि इसको तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्या ये दहेज प्रथा सिर्फ फीमेल के लिए होती है? क्योंकि मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूं बहुत से लोगों को देखकर, ये दहेज प्रथा मेल लोगों के लिए भी होती है, पुरुष वर्ग के लिए भी दहेज प्रथा होती है, ठीक है। अब देखिए, फीमेल का तो आप सभी को पता है कि फीमेल के साथ क्या होता है। कोई लड़की रहती है, उसके घर वालों से डिमांड करते हैं हमें गाड़ी चाहिए, हमें फलाना चाहिए, ये चाहिए, और अगर फुलफिल नहीं कर पाते तो बेचारे को परेशान भी करा जाता है। बट मेल के साथ भी दहेज प्रथा देखने को मिलती है। लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, लड़के घर में कोई ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, लड़के की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, लड़का साल का अच्छा खासा कमाता होना चाहिए, सरकारी नौकर होना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड पहले ही लड़के वालों से ले ली जाती है। तो दहेज प्रथा को मतलब ये नहीं कह सकते खाली फीमेल के लिए दहेज प्रथा है, मेल के लिए भी इसका एस्पेक्ट देखने को मिलता है। जो पुरुष वर्ग है, जो लड़के रहते हैं, वो भी इस समस्या से ग्रसित होते हैं। क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ लड़के बताते सर इस चीज पर मना कर दिया है भाई, इस चीज पर मेरा रिश्ता था वो मना कर दिया, इतनी सी बात पर मना कर दिया कि प्रॉपर्टी के ऊपर, घर के ऊपर या गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। तो ये भी एक मतलब एक इसके अंदर आप लोग रीजन मान सकते हो। तो हमको बच्चों को नॉलेज देनी है। अब जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं कि दहेज प्रथा आपकी किसी भी प्रकार की हो कि आपकी गलत होती है, एक कुप्रथा है जिसको हमारे समाज से खात्मा करना आपके लिए जरूरी है। तो ये सब चीजें हम किसके माध्यम से बताएंगे? सोशल साइंस के माध्यम से बताएंगे। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो बहुत पहले चलती थी, बट जिनको बंद कर दिया गया, जिनको खत्म कर दिया गया आज की डेट के अंदर, वो नहीं है, ठीक है। कोई इक्का दुक्का जगह पर इधर उधर होती रहे, वरना ज्यादातर आपकी खत्म हो गई है जो जितनी भी आपकी कुप्रथा है। तो ये सोशल साइंस के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो ये इसका क्या रहता है, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में देखना, लड़के खुश हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे मतलब की बात कर रहे हो जी आज तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो आप लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके सामाजिक विज्ञान के मुद्दों को कैसे समझाया जा सकता है, ठीक है। सर दोनों अच्छे कमाने वाले होने चाहिए। डिपेंड करता है। मैं इसके बारे में भाई कुछ कह ही नहीं सकता शादी के बारे में, क्योंकि मैंने तो अभी तक करी नहीं है। तो मुझको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी कि दोनों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। पता नहीं दोनों होने के बाद घर में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ दे, या दोनों निठल्ले हो जाए तब भी घर बर्बाद हो जाए। इसके बारे में मेरे पास नॉलेज कुछ मत लो, कुछ नहीं मिलेगा आपको, उल्टी सीधी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, वरना और पता चला किसी के घर में लठ बज रहे और वहां के मुझे पकड़ रहे, इसने सलाह दी थी। इसका ज्ञान मेरे पास नहीं है। जब शादी हो जाएगी, कुछ सालों बाद अनुभव रहेगा, तब मैं उस सिचुएशन में आ जाऊंगा, मैं आपको ज्ञान दे सकूं। अभी नहीं दे सकता इसके बारे में कुछ भी ज्ञान, ठीक है। तो वही वाली बात है कि अधूरी नॉलेज देने से बढ़िया है कि नॉलेज दी ना जाए, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। बाकी जिनकी शादी हो रखी है वही आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। मैंने तो एक कुप्रथा के बारे में बताया था, दहेज प्रथा के बारे में, कि वो खत्म होनी चाहिए और उसको हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, सोशल साइंस के माध्यम से सिखा सकते हैं, जो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। घर के बिना तो सही है, लेकिन जॉब के बिना नगमा बोल रही है। अरे जो भी अच्छा होगा, ठीक है, जो भी आपका पार्टनर अच्छा हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, प्यार करने वाला हो, ठीक है, तो उसके साथ कम पैसों में भी जिंदगी गुजर जाएगी, छोटे घर में भी जिंदगी गुजर जाएगी, ठीक है। अब ये कहोगे आपको तो ऐसे लगेगा ना, ठीक है। इसके बारे में मेरे से मत पूछो सवाल, इसके बारे में मैं 5-6 साल बाद आपको जवाब दूंगा बढ़िया तरीके से, क्या जवाब रहता है, ठीक है। इसके बारे में देखोगे। अब बच्चों को कैसे सामाजिक मुद्दों को आप लोग कैसे समझा सकते हो? पहला आपका कोऑपरेटिव लर्निंग के माध्यम से, ठीक है। कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों के साथ, जैसे मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव दोनों आपके प्रकार इसके अंदर आपके हो जाएंगे। कि बच्चे को आपस में एक सहयोगात्मक तरीके से सिखाइए। कोऑपरेटिव तरीके से भी आप लोग इसके अंदर आप सिखा सकते हो, क्योंकि लगभग दोनों एक ही होते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं कई बार लर्निंग वाले चैप्टर के अंदर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुप्रथा, मैंने दहेज प्रथा के बारे में आपको बता दिया, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैसे मतलब ये कुप्रथा है, कैसे इसको खत्म करना है। अब देखो आज ने आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने जानी होगी कि जो मैंने अच्छा ये पॉइंट बताया कि मेल के साथ ही जो गड़बड़ी होती है, तो क्या वो सही नहीं है गड़बड़ी, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ी होती है, ठीक है। मान लो मेरी भी कई फ्यूचर में लड़की मान लो होगी, ठीक है, मैं चाहता हूं ऐसा कि मान लीजिए लड़की हो जाए, अभी तो शादी नहीं हुई, तो अगर मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखूंगा, और ये बात ये नहीं मैं अभी हवाई में बोल रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि लड़का कितना सही है, या लड़का खुद कितने करने के लिए कैपेबल है, खुद कितना योग्य लड़का।
ये नहीं देखूंगा कि उसकी सरकारी नौकरी है, कितना कमाता है, कितना स्टैंडर्ड है, मैं नहीं देखूंगा। लड़का अच्छा है, लड़की को प्यार करेगा, बस मैं वहां पर करवा दूंगा शादी। ठीक है, देखो कितनी लंबी बार सोच रहा हूँ, हालांकि मैं सोचता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मैं चीज आपको कैसे समझा रहा हूँ, कोऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पर समझा रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग क्या काम करो, यहां पर आप पार्टिसिपेट करो किसमें, मीनिंगफुल एक्टिविटीज में। अब देखिए हमारी टॉपिक किसके ऊपर चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है दहेज प्रथा। दहेज ही चला दिया आज आप लोगों ने। ठीक है, अब जो बीच में बिचौलिए बनते हैं ना दो चार, जो कुछ मार जाते हैं, अंगूठी ले जाते हैं, या कुछ कईयों को तो गाड़ी तक भी मिलती है, वो कहेंगे तो बिगाड़ेगा वे, ये तो हमारा खेल खत्म करेगा। ठीक है, आजकल बिचौलिए बच्चे भी नहीं है, बहुत कम बिचौलिए बच्चे हैं। ठीक है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता यार, हम पीस जाएंगे, दोनों तरफ से बुराई मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक मीनिंगफुल एक्टिविटी चल रही है आपकी और हमारी भी, कि दहेज प्रथा के बारे में हम लोग इसके दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। अच्छा परिणाम तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर मीनिंग फुल एक्टिविटी चल रही है, जिसमें आप लोग क्या काम करो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या नहीं चीज सही है, जैसे नगमा ने करा कि सर घर के बिना तो एक बार को चल जाएगा, जॉब के बिना नहीं चल पाएगा। तो आप सहमत हो यहाँ पर, जो नगमा ने कहा कि जॉब के बिना नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर लड़का इसी बात को कह दे, लड़का अगर इसी बात को कह दे कि देखो मैं लड़की लूंगा, लेकिन मुझे तो वो लड़की चाहिए जो जॉब करने वाली होनी चाहिए, तो फिर कैसा लगेगा? लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है ना, उससे फीमेल नहीं मेल भी बेचारे बहुत परेशान है। ठीक है, अगली बात करते हैं, पूर्व ज्ञान को नई सूचनाओं से जोड़ना, यानी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से आपको जोड़ना चाहिए। अब जैसे दहेज प्रथा के बारे में आपको सब कुछ पता था, ठीक है, कि क्या होती है, कितने इसके दुष्परिणाम है, सब चीज आपको पता है। बट मैंने आज आपको एक नया पॉइंट बता दिया कि मेल के साथ भी दहेज प्रथा देखने को मिलती है। इनकी भी पहली लिस्ट आ जाती है लड़के वालों की तरफ से, पिताजी की तरफ से, हाँ जी क्या करता है, कितना कमाता है, फलाना। अगर कोई ढंग का नहीं कमाता है, ये लड़का बेकार है। ठीक है, इसे कुछ नहीं है इनके पास, ये तो बेकार है। ठीक है, तो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, ठीक है, यहां पर आप लोग कौन हो, लर्नर, आप लोगों इस टाइम पर जो वीडियो देख रहे हो, तो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज थी, उस प्रीवियस नॉलेज को मैंने कुछ नई नॉलेज के साथ आपको कनेक्ट करा एक टॉपिक के माध्यम से, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वो आपकी ऑलरेडी हो ही रखी है, सामाजिक भागीदारी ये करवानी चाहिए। और जैसे दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं, तो आपने कह दिया कि पापा, मान लो कोई लड़का है, मैं दहेज नहीं लूंगा। ठीक है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन अब मैं दहेज नहीं लूंगा। तो पापा क्या कहेंगे, अच्छा मतलब इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया था, अरे समझ में नाक कट जाएगी दहेज, मतलब ये अगर तू ऐसे बोल देगा तो। ठीक है, ऐसे सबकी नहीं है। ठीक है, ऐसे मैं सबकी बात नहीं बोल रहा कि 100% ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 रुपए में शादी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी लड़के ने कह दी कि अब मैं दहेज नहीं लूंगा, तो उसके घर वाले पहले उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा, फिर उसमें 2 साल लगाएंगे, जैसा हम कह रहे हैं वैसे कर। अरे इतनी बढ़िया गाड़ी दे रहे हैं, हम थोड़ी दे रहे हैं दहेज, हम थोड़ी ले रहे हैं, वही कुछ अपने आप दे रहे हैं। तो सामाजिक भागीदारी करने वाला चाहिए। अगर वो लड़का इस प्रकार से मुहिम छेड़ रहा है, तो उसको अपने दोस्त यारों के एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, उसको बैठकर बातचीत करनी चाहिए लोगों के बीच में कि भाई ये चीज गलत है और मैं मतलब इस चीज का समर्थन नहीं करता। ठीक है, तो आप मेरे इसमें सहयोग दीजिए, क्योंकि ये सभी को पता है कुप्रथा है। ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई हो, खासकर जो महिला वर्ग रहती है वो ज्यादातर परेशान रहती है। तो एक सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई का खात्मा करने के लिए भी मुझे समझ में नहीं आता लोग इससे दूर क्यों भागते हैं। ठीक है, पीठ पीछे से कुछ ना कुछ ले जाते हैं और फिर कह देते भाई हमने कुछ नहीं लिया या हमने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो सामाजिक भागीदारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो लोगों में अवेयरनेस फैला सके इस चीज के प्रति। ठीक है, ये बात आप समझ गए। सार्थक गतिविधि, मीनिंगफुल एक्टिविटीज आपको ऊपर ही हो गया था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके कुछ रहते हैं जो मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है सर, बुरा नहीं लगेगा, हम तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, नहीं सर प्राइवेट जॉब तो हो तो भी चलेगा, लड़के और लड़की दोनों के लिए उसी के अकॉर्डिंग नीड होनी चाहिए। सर फिर लड़की ही लड़के के घर क्यों जाती है? भाई ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर विद्वान लोग भी शायद इसके अंदर आपको आंसर सही नहीं बता पाएंगे, तो मेरी तो क्या ही वो कहता है। ठीक है, तो जो विद्वान लोग है, प्रख्यात लोग है, वो इसके बारे में बताएंगे जो जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ रणनीतियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कुछ रणनीतियों की यहाँ पर बात करते हैं। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आपकी इंक्लूड होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा कुछ टीएलएम के ऊपर मैं बात करूंगा एक एक करके आप लोगों से। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस मान लीजिए आप आज हमारी क्लास के अंदर चल रहा है, सोशल साइंस चल रहा है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं? पहला है उद्देश्य। जब तक आपको किसी चीज का ऑब्जेक्ट ही नहीं पता, उद्देश्य नहीं पता, तो उसको
पढ़ाने का, पढ़ने का क्या फायदा? अब आपको पता है सीधा कि भाई हमारा एग्जाम है, एग्जाम के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमारा उद्देश्य है, पढ़ेंगे नहीं तो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और फिर जो आप लोगों ने कमेंट करे, हमको तिरस्कार कर दिया जाएगा कि तेरे पास तो सरकारी नौकरी नहीं है, जा ये तो बेकार है, ठीक है, उल्टा सीधा कोई कोई पार्टनर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य होना आपके लिए जरूरी है, तब आप किसी एक स्ट्रेटेजी को बनाओगे उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए। कंटेंट किस प्रकार का है, सामग्री किस प्रकार की है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, जैसे सोशल साइंस की बात कर रही है, तो इसको पढ़ाने के लिए जो बच्चे विद्यार्थी उनको पढ़ाने के लिए किस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं भी आपको सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, एनसीएफ 2005 में मैंने थोड़ा आपको बेसिक चीजें बताई क्योंकि वहां पर एनसीएफ मेन टॉपिक था। अब मैं आपको डिटेल में पेडागोजी बताता जा रहा हूं। तो कंटेंट इस प्रकार का होने चाहिए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले सके, ताकि जो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन टकरा सके, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग जो आप कर सको, इस प्रकार का कंटेंट होना चाहिए। आज जो आपके संसाधन है, रिसोर्स है, उसकी उपलब्धता आपके सामने होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर लाइव क्लास देख रहे हो, ठीक है, आप लोग अपने घर के अंदर कैसे भी आप लोग पड़े हुए हो, लेटे हुए हो, ठीक है, और वहीं से बैठकर सारी चीजें देख रहे हो। हमारी एक बहस भी चल रही है, पहले गांव के अंदर अपने चौपाल लगी रहती थी, एक ठिया रहता था, वहां पर सभी लोग इकट्ठे होते थे, फिर बात करते थे। आज की डेट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी दहेज प्रथा के ऊपर हमारा डिस्कशन चल गया, और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? जो संसाधन है, जो आप लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी यूज करो, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और सामने लिख रहा हूँ, तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आज जो आपके बच्चों की उपलब्धता है, अगर आप लोग नहीं रहोगे तो क्या होगा? सारी रणनीति फेल और शिक्षक की कुशलता, ठीक है, ये मेरे लिए पॉइंट है। तो ये आपका कुछ पॉइंट थे, स्ट्रेटेजी थी, जो आपके किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंटेंट को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। अब जरा मैं बात कर लेता हूं आपके टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो आपके शिक्षण अधिगम की जो रणनीति है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। आप लोग सामने स्क्रीन पर देखो, जो आप लोग जिन्होंने अभी नया एडमिशन लिया है, तो आप लोग पुरानी वीडियो जाके देखना, टीचिंग मेथड्स के नाम से। किसके नाम से? आप लोग जाकर देखना, टीचिंग मेथड्स के नाम से। और देखिए अगर मैं बात करूं DSSS के अंदर, और टीचिंग मेथड्स ऐसे नहीं आएगा सिंपल सा प्ले वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या आपका कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, या उसके अलावा कुछ भी आपका लेक्चर मेथड, डिटेल में पूछता है एग्जामिनर, ऊपरी ऊपरी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपका कोई सीटेट का एग्जाम नहीं है कि ऊपरी ऊपरी पूछ लिया काम खत्म। उस वीडियो को जाके देख लेना। रोल प्ले उसके अंदर बताया हुआ था, आपको प्रोजेक्ट मेथड बताया हुआ है, आपको ड्रामाटाइजेशन, मतलब ड्रामाटाइजेशन और रोल प्ले को एक तरीके से आप लोग एक ही मान सकते हो। आज जैसा मान लीजिए आपको कोई भी बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है, दहेज प्रथा के बारे में बताना है, तो एक रोल प्ले करवा दो, एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करवा दो यहाँ पर, कि किस प्रकार से दहेज की वजह से मतलब लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, या मार भी दिया जाता है, और उसके अलावा फैमिली को परेशान किया जाता है, लड़की को इनफैक्ट परेशान किया जाता है। तो एक रोल प्ले के माध्यम से आप लोग इसको बता सकते हो, ठीक है। बहुत से रोल प्ले तो ऐसे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उन रोल प्ले को देखने के माध्यम से। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग में आपको कई बार बता चुका हूं, आज आप लोग इस मेथड के अंदर भी जाके देख लेना। उसके अलावा आपका कंसेप्ट मैप हो चुका है, क्रिटिकल पेडागोजी। अब देखिए जो आप पेडागोजी पढ़ रहे हो, अब ये पेडागोजी वो नहीं होती कि आपको किसी ने पढ़ा दिया और आपने इसको मतलब एज इट इज आपने समझ लिया, नहीं। इसमें आपकी कौन सी यूज होती है? आपकी क्रिटिकल पेडागोजी का यूज होता है आपकी, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ पर तर्क करते हो, यार सर सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, दहेज प्रथा के बारे में कभी गलत तो नहीं कह रहे, कभी हमें फंसवा तो नहीं देंगे, सब तो दहेज लेते जा रहे हैं, ये मना कर रहे हैं यार कि कभी हमारा नुकसान करवा दे, हमारी गाड़ी वाड़ी क्या पता आने वाली हो या हमें कुछ कैश मिलने वाला हो और इनके चक्कर में हमारा बर्बाद हो जाए। तो आप लोग खुद तर्क करोगे कि क्या चीज सही है, क्या चीज यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑलरेडी आपका हो चुका है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसके अंदर हो चुका है, जब आप लोग अपने अनुभव के आधार पर अपना लर्निंग करते हो, यानी सीखते हो जब आप लोग, ठीक है। उसके अलावा नैरेशन और स्टोरी टेलिंग, इसको देख लो आप लोग, नैरेशन और स्टोरी टेलिंग। अब यहां पर आप लोग पेडागोजी पढ़ रहे हो, दहेज प्रथा की बात हो रही है, आज दहेज प्रथा ही चलेगा, एसएसटी पेडागोजी गई बाहर में, आज दहेज प्रथा ही चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या काम करोगे? कोई स्टोरी सुनाओगे बच्चों को, दहेज प्रथा से जुड़ी हुई ऐसी स्टोरी सुनाओगे ताकि बच्चा उस स्टोरी को सुनकर उसको अपने अंदर समावेशित कर ले, और लाइफ के अंदर कभी भी ना तो दहेज दे ना दहेज ले, और अगर कोई करता है तो उसका अगेंस्ट में भी कुछ बोलने की यहाँ पर हिम्मत भी रखे। तो इस प्रकार की ऐसी आपको ऐतिहासिक या ऐसी आपको इंस्पिरेशनल कुछ आपको स्टोरी बच्चों को सुनानी चाहिए, कुछ ऐसी घटनाएं बच्चों को बतानी चाहिए जो उनके रियल लाइफ से भी कनेक्ट करती हो, ताकि बच्चा उनको सुनकर और आगे जाकर उनका इंप्लीमेंटेशन कर सके। फील्ड ट्रिप यहाँ पर भी आ गया, जो आपका क्षेत्र भ्रमण है यहां पर भी आप लोगों का आ गया। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण ईवीएस के अंदर आपने पढ़ा, सोशल साइंस के अंदर आप लोग यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण पढ़ रहे हो, क्यों?
मान लीजिए आपको किसी भी चीज के बारे में सीखना है, मान लीजिए आपको इतिहास के बारे में सीखना है, हालांकि भी आएंगे आपके इतिहास वगैरह ज्योग्राफी वगैरह आने वाले डिटेल में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में पता करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर आप लोग पता कैसे करोगे, तो हिस्ट्री के बारे में सिर्फ आपके नैरेटिव से काम नहीं चलेगा, कहानी और कथन कथन से काम नहीं चलता हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। हिस्ट्री में चाहिए फैक्ट, हिस्ट्री में क्या चाहिए, हिस्ट्री में चाहिए होते हैं आपके फैक्ट, यानी कि तथ्य चाहिए होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई आपसे हिस्ट्री के बारे में बात करे, इतिहास के बारे में बात करे, एक्स वाई जेड, जब से पृथ्वी बनी है, जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, पृथ्वी पर जीवन आया, तब से लेकर अभी तक, अगर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बात करी जाएगी तो सिर्फ तथ्यों पर होगी। अगर तथ्य है तो ठीक है, तथ्य नहीं है तो गलत है, ठीक है। तो ना कि कहानियों के ऊपर बात होगी, ना कि आपके कुछ नैरेटिव के ऊपर यहाँ पर बात होगी, घटनाओं के ऊपर, ठीक है। डिस्कशन मेथड, फिर आप डिस्कशन मेथड का यूज कर सकते हो, ऑलरेडी बता चुका हूं। और आपका मैप बेस्ड लर्निंग, यानी मानचित्र आधारित यहाँ पर शिक्षा दे सकते हो, मैप के माध्यम से आप शिक्षा दे सकते हो बच्चों को सोशल साइंस की, ये भी आपके एक स्ट्रेटेजी के रूप में होती है। इसको आप लोग टीचिंग मेथड वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में जितनी भी आपके टीचिंग के मेथड है सबको एक्सप्लेन वहां पर किया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपकी चीज हुई। अब जरा बात कर लेते हैं आपके लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, यानी जो आपके अधिगम के जो आपके संसाधन है उनके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि जो एक आपकी वीडियो थी टीएलएम, उस टीएलएम के अंदर मैंने आपको जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो आपको बताए थे, बट ये आपके सोशल साइंस से रिलेटेड, यानी कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपके संसाधन है, जो आपके रिसोर्स है, यहां पर इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सर आपने क्वेश्चन पूछा था रंग भेदभाव के लिए, मैंने बताया आपने देखा नहीं, नेल्सन मंडेला होंगे। हाँ शालिनी वही थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, रंग भेद की वजह से जिनको कितने लंबे समय तक जेल में डाला गया था, ठीक है। तो ये सब चीज रंग भेदभाव और या जो भेदभाव की नीति है, जो स्टीरियोटाइप चलते हैं, चाहे आपके जेंडर से संबंधित हो, तो इनको खत्म करने के लिए भी देखो सोशल साइंस आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए संसाधन के ऊपर बात करते हैं, पहले बात करते हैं रियलिया एंड आपका जो है डायरोमा। अब देखिए रियलिया का मतलब होता है जो रियल में इसको सिंपल ट्रिक से याद करो, जो रियल में आपके सामने ऑब्जेक्ट हो वो होता है आपके रियलिया होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन बताया कि नेल्सन मंडेला के बारे में बताया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या काम करूंगा, मैं सीधा नेल्सन मंडेला की यहां पर फोटो आपके सामने दिखा दूंगा, और फोटो दिखाने के बाद कहूंगा कि देखो नेल्सन मंडेला है, ये इनके बारे में जानकारी है, ये इन्होंने अपने संघर्षों के साथ अपना जीवन बिताया था और फिर उसके बाद बड़ी उपलब्धि को हासिल करे। तो मैंने कौन से ऑब्जेक्ट का यूज करा, मैंने एक स्मार्ट बोर्ड का यूज करा, एक रियल ऑब्जेक्ट का यूज करा, एक रियल टीएलएम का यूज करा, जिसके माध्यम से मैंने आपको चीजें सिखा दी। मान लीजिए मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूं, ज्योग्राफी के अंदर टाइम के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ग्रीनविच या कुछ भी आपने कुछ एक्सवाइजेड टाइम ले लिया, मैंने अपनी वॉच का यूज कर लिया, घड़ी का यूज कर लिया, क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने अपनी घड़ी का यूज करा, क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं न्यूज़पेपर का यूज करता हूं, किसका, न्यूज़पेपर का यूज करता हूं, क्या हो जाएगा, रियलिया हो जाएगा, ठीक है। आपको चित्रावली भी दिखाता हूं, तो आपके रियलिया और डायरोमा ये आपके लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, जिसके माध्यम से आपको सोशल साइंस सिखाई जाती है। अगला आपका मैप और ग्लोब। अब देखिए मैप और ग्लोब ये आपके सोशल साइंस के अंदर कितना महत्व इनका रहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर ये देखते हो कि यार कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, बताना जरा कितने स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उसके बारे में जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और कौन से आपके स्टेट है, अगर आपको उनका याद हो तो ट्रिक भी बता देना, एक बार मैंने आपको बताई हुई थी, अगर कोई सीटेट वाला बच्चा रहेगा तो। अब मुझे कर्क रेखा के बारे में पता करना है कि कहां से गुजरती है, तो मैं किसकी मदद लूंगा, मैं यहाँ पर मैप की मदद लूंगा, ग्लोब की भी मदद ले सकता हूँ, ये देखो करके रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है, इस देश से होकर गुजर रही है, ठीक है, या उसके अलावा इन स्टेट से होकर यहाँ पर करके रेखा गुजर रही है। तो इस प्रकार की चीजों को मैं सीख सकता हूँ, सोशल साइंस की चीजों को मैप और ग्लोब के माध्यम से मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ। हम बच्चों को दूसरे देशों के बारे में, अपने देश के बारे में यहाँ पर जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन बनी रहती है उसके बारे में हम परिचय यहाँ पर दे सकते हैं इन चीजों के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉडल। देखिए स्कूल के अंदर बहुत आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने कुछ मॉडल भी बनाए होंगे। मान लीजिए आपको कोई मॉडल बनाना है और आप लोगों ने मॉडल बना लिया, और उस मॉडल के अंदर आपने वर्षा के ऊपर आपका मॉडल बना लिया, यानी कि आपके बारिश के ऊपर, वर्षा के ऊपर कुछ मॉडल बना लिया। और जहां पर आप वर्षाओं के प्रकार के बारे में समझाना चाहते हो, टाइप्स ऑफ रेन के बारे में समझाना चाहते हो, तो मॉडल के माध्यम से आप समझा सकते हो कि कौन कौन सी वर्षा होती है, किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। चार्ट, ग्राफ और कार्टून्स के माध्यम से आप समझा सकते हो, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। टाइमलाइंस के माध्यम से आप समझा सकते हो, टाइमलाइंस आपने देखी है ना, आजकल आप लोग टाइमलाइंस को उस पर देखते हो,
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो 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 आपका रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है, तो आपका किस पर रहता है, टाइमलाइन पर रहता है। तो इसी प्रकार क्या टाइमलाइन के माध्यम से आप बहुत सी चीजें बच्चों को सिखा सकते हो। सोशल साइंस के बारे में आप लोग यहाँ पर सिखा सकते हो, ठीक है। किताबों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर समझा सकते हो, एक बढ़िया रिसोर्स हो जाता है सिखाने का, जो आपकी सोशल साइंस की किताब है। और सबसे बढ़िया किताब कौन सी होती है, सबसे बढ़िया किताब होती है आपकी एनसीईआरटी की किताबें होती है, जो आपकी सोशल साइंस की किताब होती है। न्यूज़पेपर की कुछ क्लिप निकाल लो, टीवी के अंदर चल रहा है, वहां से कोई न्यूज उठा ली, देखो यार आपको सोशल साइंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। या आप देखो भारत सरकार ने क्या काम करा, दहेज के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दे, जो भी आप लोग इसको करेंगे उनके ऊपर अपना सजा का प्रावधान है। आप म्यूजियम के माध्यम से आप यहाँ पर बता सकते हो बच्चों को, मूवीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से बता सकते हो। कितनी ऐसी चीजें होती है आज जो हम लोगों ने मूवी के माध्यम से सिखाई हुई है, समाज के अंदर एक कह सकते हो एक संदेश दिया हुआ है फिल्मों के माध्यम से, ये आप यहाँ पर कर सकते हो, इसको एक टीएलएम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स आज की डेट में इंटरनेट है। कुछ भी आपको अगर नॉलेज देनी है या लेनी है तो सबसे बढ़िया तरीका इंटरनेट पर जाओ, यूट्यूब डालो, गूगल डालो, कुछ भी डालो, वही सभी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट बहुत बढ़िया सोर्स है। स्कूल एंड कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स, कि स्कूल और कम्युनिटी को एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में आपको मानना है, ठीक है। अब देखिए स्कूल को कैसे मान सकते हो, स्कूल के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो आपने पढ़ा हुआ है ना, एक आपने पढ़ा हुआ है बाला के माध्यम से, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो आपका बाला होता है, यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको हम एक लर्निंग एड के रूप में यहां पर इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आपका टीचर हो जाएगा, टीचर को हम लोग एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो स्कूल के अंदर जो बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों को हम स्कूल के एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा उसको आ रहा है, तो उससे हेल्प ले सकते हैं, कोलेबरेटिव माध्यम से हम लोग उसको सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कम्युनिटी, तो कम्युनिटी भी एक लर्निंग रिसोर्स का माध्यम होती है। कम्युनिटी वो वाली कम्युनिटी के अंदर मत भेज जाना, अजी हमारे तो पूर्वज उस टाइम पर ऐसे रहते थे, यहाँ से गोली चलाते थे और 7 समुंदर पार जाके सीधा सर में लग जाती थी इतनी लंबी लंबी फेंकने वालों से बचना, ठीक है। तो ये आपको बचना है। कम्युनिटी ऐसी रखनी है जो आपको एक्चुअल में रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सके, चाहे आप सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोशल साइंस आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका सोशल साइंस के बारे में चीज हो गई। अब इसका आएगा आपका पार्ट बी, ठीक है। क्या आएगा इसका, इसका अब आएगा आपके सामने पार्ट बी। और पार्ट बी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, इनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सोशल साइंस के बारे में बताया। तो आई होप आप लोग ने देखा होगा ये जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है, मतलब इसको थोड़ा डिटेल में ही लेके चलना पड़ता है, ठीक है, सीटेट वाली नहीं होती आपकी। कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपकी वीडियो खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है सुनील, क्या क्वेश्चन है भाई आपका। मैं आप क्वेश्चन पूछते जाते हो, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाते टाइम क्वेश्चन पर नजर कैसे जाएगी, ये तो बताओ भाई आपकी, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना पूछिए, अब क्या क्वेश्चन है मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। डीएसएसबी एग्जाम क्या दिसंबर तक जा सकता है, अरे भाई अभी तो वैकेंसी नहीं निकली, ठीक है, लेकिन आपका दिसंबर तक पीआरटी का नहीं होगा आपका, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो सुनील, बोलो क्या क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसमें डीएसएसबी पीजीटी जनरल पेपर कवर हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा आपका, ठीक है। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी में करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा होगा आज आपको पेडागोजी इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है गरिमा, गुड नाइट। ठीक है, चांस वाला भी मत पूछिए, ठीक है। ठीक है, केवीज का रिजल्ट सितंबर में संभावना है केवीज के रिजल्ट की, ठीक है। अब चुप पीआरटी वाला आपका, बाकी एक बार कंफर्म करके और पता करूंगा, लेकिन संभावना है आपकी शायद सितंबर में आपका आ जाएगा, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई। फॉर्म के लिए आप वेट करिए डी ट्रिपल एस बी के लिए भी, ठीक है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी देकर फायदा भी नहीं है कुछ, ठीक है। ठीक है भाई सभी के यही क्वेश्चन आ रखे हैं। ये कहा गया भाई सुनील कुमार, कहा है सुनील कुमार। अरे मेरे मालिक पूछ तो लो, सुनील कुमार 3 बार मैसेज कर दिया सर, आप मेरा मैसेज नहीं देखते, पूछो तो सही भाई, पूछो क्या क्वेश्चन आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, अच्छा ठीक है। ठीक ठीक।
सर और कितना रहता है सिलेबस? सिलेबस आपका 25% तक बचता है, और जिसको मैं थोड़ा ये रक्षाबंधन के बाद आपकी रेगुलर क्लास करवा के उसको मैं करवा दूंगा। उसके बाद अगर कुछ भी नई चीज होती है, कुछ भी नया अपडेट होता है, तो इस कोर्स के अंदर मैं ऑलरेडी करवाता रहूंगा आपके आपके एग्जाम तक। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहना। ठीक है, थैंक यू इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो हरिद्वार जाने की फीलिंग आ रही है कि भी इसका रिजल्ट। ठीक है, भगवान करे आपका जल्दी आ जाए। ठीक ठीक ठीक। सुनील कुमार का आ गया भाई क्वेश्चन। मुझे केवीएसपीआरटी का कोर्स परचेज करना था। अरे गधे, ये क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं सोच रहा कुछ काम का चीज पूछ रहा था। परचेज करना है तो एप्लीकेशन से परचेज कर लो, ठीक है, उसमें क्या नई बात है। केवीएस पीआरटी का आप क्यों कर रहे हो? अभी केवीएस का कुछ मतलब नहीं बनता, तो केवीएस का मत करो। मैं तो आपको सलाह दूंगा, क्योंकि देखो कैसा टीचर है, अपने मतलब कमाई को ही रोक रहा है। केवीएस का मत करो, कुछ फायदा नहीं है, वैकेंसी अभी कुछ आपके आने वाली नहीं है, तो केवीएस का मत करो आप लोग, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी का आप लोग जो पढ़ रहे हो, इसकी तैयारी आप लोग यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन गलती से डीएसएसबी पीआरटी की फीस पे हो गई। गलती से नहीं हुई, आपके कर्म बढ़िया है, ठीक हो गए। केवीएस पीआरटी का कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हो, उससे डिटेल में ज्यादा सिलेबस आपका डीएसएसबी का है। केवीएस तो कुछ भी नहीं है, छोटा है आपका, ठीक है। अगर आपको फिर भी केवीएस का लेना है तो आप टीम को मैसेज करना, वो आपका कोर्स चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने डीएसएसबी की तैयारी कर ली, या डीएसएसबी का जो आपका 100 नंबर का सेक्शन है इसको तैयार कर लिया, मुझे नहीं लगता पीआरटी के लिए देश भर के अंदर इससे टफ कोई आपका एग्जाम होगा, इससे टफ डिटेल में आपको कोई चीज आती होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको चेंज कराना, टीम के पास मैसेज करना, आपका हो जाएगा। और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में पार्ट बी में सोशल साइंस की पैडागोजी के साथ। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।